हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। यानी कि अगर आप टैलेंटेड भी हैं तो भी आपको कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है वो हरा सकता है अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो। यानी कि सिर्फ टैलेंटेड होना is not a sure short way to success. You have to work hard no matter how talented you are, no matter how born genius you are, but you have to work hard. चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। On Wednesday, the temperature in Delhi dipped below normal for the first time this winter. बोल रहे हैं बुधवार को जो दिल्ली का टेम्परेचर है, डिप मतलब गिरना, तो वो नॉर्मल से भी नीचे गया पहली बार इन सर्दियों में। अभी तक हम बोल रहे थे ना कि क्या नवंबर आ गया, दिवाली भी हो गई, सर्दियां नहीं आई, राइट। लेकिन अब अचानक से वेनसडे को टेम्परेचर नॉर्मल से भी नीचे चला गया। The onset of the cold weather was accompanied by a deterioration in the city's air quality. ऑनसेट मतलब आरंभ, तो किसका आरंभ? कोल्ड वेदर का, ठंड के मौसम का जो आरंभ हुआ उसके साथ साथ अकम्पनीड मतलब साथ होना, उसके साथ क्या आया? डिटीरियरेशन मतलब खराब स्थिति, बिगड़ने वाली स्थिति। किस चीज, क्या चीज बिगड़ी है? इन द सिटीज एयर क्वालिटी, यानी कि शहर की, किस शहर की बात हो रही है? दिल्ली। द मतलब वो शहर जो पहले बात किया गया दिल्ली का। दिल्ली की एयर क्वालिटी भी साथ ही साथ गिर गई। The city's air quality index AQI registered as severe for the first time this season. जो शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पहली दफा इस सीजन में मतलब अभी के सर्दियों में पहली दफा इतना खराब माना गया है। द मोस्ट डिले, और इस बार क्या हुआ है, पिछले 10 सालों में सबसे पहली दफा ये जो एक्सट्रीम पोल्यूशन वाला जो घटना होती है, जब हम खबरों में सुनने लग जाते हैं कि दिल्ली में स्मॉग हो रहा है और ये हो रहा है, वो पहली दफा डिले हुआ है। मतलब आया है पर डिले से आया, देरी से आया। दैट however is no respite for the city's resident, और ये जो बात है कोई भी रिस्पाइट, राहत नहीं है शहर के लोगों के लिए, रेजिडेंट्स के लिए। Analysis by the Center for Science and Environment has shown that while the peak particulate matter PM बोल रहे हैं कि जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा एनालिसिस किया गया उसमें ये दर्शाया गया कि जो पीक पार्टिकुलेट मैटर लेवल्स हैं, पीक मतलब सबसे हाई, जो हाईएस्ट पॉइंट पे, पार्टिकुलेट मैटर मतलब जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो जो है लेवल्स हैव फॉलन दिस सीजन, इस सीजन में उनमें काफी कमी आई है, गिरावट आई है। द सिटीज एवरेज पोल्यूशन हैज रिजन, और शहर का जो एवरेज पोल्यूशन है उसमें बढ़ोतरी हुई है। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, पॉल्यूटेंट कंसंट्रेशन रिमेन्स अ कॉज फॉर वरी। तो किस घनत्व में, किस डेंसिटी में पॉल्यूटेंट्स हैं वहां पे, प्रदूषक कण हैं वहां पे, वो जो है अभी भी चिंता का एक विषय बना हुआ है। The average PM 2.5 levels this year are the highest in 5 years. इस साल जो एवरेज PM 2.5 रहा, लेवल तक रहा, वो पिछले 5 सालों में सबसे हाईएस्ट था। Also, the fact that Delhi continues to experience bad air way past the crop residue burning season points to an imperative long हाईलाइटेड बाय एक्सपर्ट्स, बोल रहे हैं। और साथ ही साथ ये फैक्ट कि दिल्ली में अभी भी बैड एयर जो है वो क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग सीजन जो होता है, क्रॉप रेजिड्यू हम बोलते हैं ना, पराली जला रहे हैं, तो उसका जो बर्निंग सीजन होता है उससे भी बाद में भी अभी देखा जा रहा है ये पोल्यूशन दिल्ली में। ये क्या है? पॉइंट्स टू एन इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव क्या होता है? एक ऐसा जो नेसेसिटी है उसकी तरफ इशारा करा है जो लंबे समय से एक्सपर्ट्स ने हाईलाइट किया। और क्या है वो? अ पॉलिसी फोकस बियॉन्ड अ सीजनल अप्रोच, कि ये मान लेना कि ये जो पोल्यूशन है ये सीजनल है और इसका हम कुछ नहीं कर पाएंगे, या फिर इसके लिए हम सीजनल अप्रोच रख के पॉलिसी बनाएंगे कि इस मौसम में ये चीज़ होएगी, तो वो हमें नहीं करना है। एक्सपर्ट्स ने पहले भी ये सजेशंस दिए हैं कि आपको ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जो केवल इसको सीजन के ऊपर सीमित ना रखें, ठीक है। तो वही चीज़ अब यहाँ पे दोबारा से याद दिलाई जा रही है कि भाई क्योंकि इस बार जो है वो
पॉल्यूशन पराली जलाने के सीजन के बाद आ रहा है, तो उस हिसाब से जो ये एक्सपर्ट्स का ओपिनियन था कि आपको सीजनल पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इन रीसेंट ईयर्स Delhi's AAP government has experimented with smog towers and water sprinklers। अब पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है, दिल्ली सरकार ने पोल्यूशन को कम तो नहीं कर पाए, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जैसे कि स्मॉग टावर्स बनाए गए, वाटर स्प्रिंकलर्स लगाए गए। Smog towers are supposed to act as giant air purifiers। अब smog towers क्या होते हैं, वो supposedly बहुत बड़े बड़े air purifiers का काम करते हैं। However, by all account, their efficacy is restricted to the immediate vicinity। लेकिन उनकी जो efficiency है कि कितना प्रभावशाली है ये, वो उनके near vicinity, vicinity मतलब surrounding, आसपास का, तो उनके जो इमीडिएट उसके उनके जो एकदम पास वाला जो इलाका है वहां तक ही उसकी सीमा है, लीविंग द ब्रॉडर सिटीस्केप अनअफेक्टेड। जिसकी वजह से क्या होता है, जो शहर का बड़ा हिस्सा होता है, जो शहर का बड़ा लैंडस्केप होता है, वो अनअफेक्टेड रह जाता है, उसका उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता और वहां पे पोल्यूशन जस का तस बना रहेगा। There has also been no audit of the emissions from these machines। और वो बोल रहे हैं कि ठीक है, उन्होंने ये प्रयास तो किया, लेकिन उसके बावजूद ये जो मशीन्स लगाई गई हैं इनका भी तो जांच पड़ताल करनी पड़ेगी ना, इनकी भी क्लीनिंग या फिर मेंटेनेंस रखा जाना चाहिए, तो या फिर ये खुद मशीनें कितना पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं, इन चीज़ों के ऊपर कोई ऑडिट नहीं हुआ है। Similarly, the jury is out on cloud seeding and the use of drones। अब jury is out का मतलब होता है निर्णय नहीं होना, ठीक है, तो यहाँ पे उसी तरीके से क्लाउड सीडिंग और ड्रोन्स के इस्तेमाल के ऊपर भी कोई निश्चय नहीं हुआ है, कोई उसके ऊपर फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है। Two measures that have found prominence in the Delhi government's recent list of solution। और ये दोनों क्लाउड सीडिंग और ड्रोन्स जो हैं, ये दो ऐसे कदम हैं जो कि दिल्ली सरकार की टू डू लिस्ट है ना, कि हाँ हमारी ये लिस्ट है, ये हमारे पास समाधान है, के ऑप्शंस हैं, हम ये ए समाधान लगा सकते हैं, बी लगा सकते हैं, सी लगाते हैं, डी लगा सकते हैं। उन्हीं समाधानों में ये क्लाउड सीडिंग वाला एक समाधान और ड्रोन्स वाला एक समाधान दिल्ली सरकार के प्रमुखता से यहाँ पे लिखा गया है। Excessive emphasis on such questionable responses has detracted from building the institutional capacities required to clean up the city's air। अब क्योंकि ऐसी चीज़ों के ऊपर कोई ऐसे जो ये तरीके हैं जो अपने आप में सवाल उठाते हैं, इन तरीकों के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज करना, ज़्यादा जोर देना, हैज़ डिट्रैक्टेड फ्रॉम मतलब कम करना। क्या कम कर रहे हैं, बिल्डिंग द इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज, ऐसे संस्थाओं की क्षमता बढ़ाना जो कि शहर की हवा को साफ कर सके, उनकी क्षमता को बढ़ाने की बजाय उसको कम कर रहे हैं। दिस टास्क, क्योंकि क्या होगा, बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, पोल्यूशन हो रहा है, हमारे पास क्लाउड सीडिंग का मेथड है, हम एंड में वो लगा देंगे और पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। बट पोल्यूशन खत्म नहीं होगा, वो बैठ जाएगा, बट वो फिर समस्या तो जस की तस रहेगी, अगले साल फिर आएगा, फिर आप टैक्स पेयर का करोड़ों करोड़ रुपया लेकर फिर जाएंगे वहाँ पे क्लाउड सीडिंग करवाने या ड्रोन्स का इस्तेमाल करके स्प्रिंकल करके पानी वगैरह छिड़काव करके उसको कम करने की कोशिश करेंगे, राइट। जबकि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग हुई हैं, पेरिस एग्रीमेंट वगैरह हुए हैं, उनमें हमारे देश को टारगेट मिला है अपने एमिशंस को ज़ीरो करने का, और एमिशन ज़ीरो होंगे तो पोल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा। तो हमारा जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं, संस्थाएं बनी हैं जो अलग अलग जो पोल्यूशन के ऊपर निगरानी रख सकती हैं, जांच पड़ताल करती हैं, उनका दायित्व कम हो जाता है ऐसी चीज़ों से। दिस टास्क ऑफ कोर्स cannot be undertaken in an emergency mode। जाहिर सी बात है ये टास्क ऐसा नहीं है कि आप तुरंत प्रभाव से कि अब भी कि अभी कर दो, ऐसा नहीं कर सकते, आपको इसको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। बट इन the 3 years since it replaced the Supreme Court's mandated EPCA as Delhi's nodal pollution control agency, लेकिन जो पिछले 3 साल रहे जब से सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य रूप से EPCA जो कि दिल्ली की नोडल पोल्यूशन कंट्रोल एजेंसी थी, मेन पोल्यूशन कंट्रोल एजेंसी थी, उसको रिप्लेस कर दिया है। द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट हैज़ इन्वेस्टेड, किससे, द कमीशन फॉर
एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसने क्या किया है, इसने इन्वेस्ट किया है वेरी लिटिल इन द डेटा ड्रिवन साइंस बेस्ड सोल्यूशन। जो संस्थान से रिप्लेस किया गया है, उस संस्थान ने बहुत थोड़ा पैसा लगाया है डेटा ड्रिवन मतलब फैक्ट्स के ऊपर बेसिस, डेटा के ऊपर बेस्ड साइंस बेस्ड सोल्यूशन इख्तियार करने में उसने बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। Farm fire incidents in Haryana and Punjab have been coming down in the past few years. जो ये आग जलाने के, पराली जलाने के जो इंसिडेंट्स हैं पंजाब और हरियाणा में होते थे, ये पिछले कुछ सालों में कम हो रहे हैं। However, reports continue to indicate high pollution levels in the two states. फिर भी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जो ये बताती हैं कि इन दोनों ही स्टेट्स में बहुत हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन अभी भी है। On Tuesday, चंडीगढ़ recorded the second worst air quality in the country. मंगलवार को चंडीगढ़ में दूसरा सबसे खराब एयर क्वालिटी रिकॉर्ड किया गया। The city municipalities response to the crisis is similar to its counterparts in the Delhi. और इस शहर की जो म्यूनिसपैलिटी है, उनका रिस्पॉन्स, उनकी प्रक्रिया इस क्राइसिस को भी उसी तरीके की है जैसे कि इनके सहयोगी या इनके समकक्ष जो दिल्ली की सरकार है उसकी है। स्प्रिंकलिंग वाटर एंड यूजिंग फॉगिंग मशीन्स, जिसमें क्या किया जा रहा है, वाटर का छिड़काव किया जा रहा है और फॉगिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। Joining the dots between local and regional pollution could be beyond the capacities and mandate of municipalities. अब उनको ऐसा लगता है कि इन दोनों चीज़ों के बीच में संबंध जोड़ना, किस चीज़ के बीच में, लोकल स्तर की, रीजनल स्तर की पोल्यूशन के बीच में जो संबंध जो स्थापित कर पाना, ये बियॉन्ड दी जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उनकी क्षमता के परे है। This is where an agency such as CAQM should step in. और ये वो जगह है जहाँ पे CAQM जैसी एजेंसीज को आगे आना चाहिए। Solutions such as airshed pollution management. Airshed क्या होता है? Airshed का मतलब होता है एयर से रिलेटेड, जहाँ पे जिस एरिया का जो आप बात कर रहे हैं या जो कॉमन सोर्स है पोल्यूशन का उसकी बात कर रहे हैं, तो वहीं पे कॉमन जो मुख्य जड़ है वहीं पे आपने वार करना है, वहीं से आपको पोल्यूशन कम करना है। तो इस तरीके के समाधान आपको इस्तेमाल करने चाहिए। विद जीरोज इन पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स इन रीजन्स, और क्या होना चाहिए, जो पोल्यूशन के जो हाई एक्टिविटी वाले एरिया हैं, हॉटस्पॉट्स हैं, उन एरियाज में बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए पोल्यूशन। रिक्वायर, और ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर कोऑर्डिनेशन बिटवीन लोकल एंड द स्टेट लेवल एजेंसीज। इसके लिए लोकल और स्टेट लेवल एजेंसीज के बीच में एक कोऑर्डिनेशन देखना चाहिए या एक कोऑपरेशन होना चाहिए। The CAQM has largely been operating as a regulatory agency. बजाय कि क्या हो रहा है, CAQM क्या है, केवल एक रेगुलेटरी एजेंसी की तरह काम कर रही है। The central government agencies need to step up and join the dots between local and regional pollution beyond seasonal issues such as stubble burning. बोल रहे हैं तो जो केंद्र सरकार की एजेंसीज हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए, आगे स्टेप अप करना चाहिए, मतलब आगे आना चाहिए, और ये जो लोकल और रीजनल पोल्यूशन के बीच का जो संबंध है उसको स्थापित करना चाहिए, और जो समस्या है उसको केवल सीजनल इशू की तरह नहीं देख के कि भाई बस डबल बर्निंग होती है उसी मौसम में, उसी समय में जो है पोल्यूशन होता है, उसके बाद आसपास में पोल्यूशन नहीं होता, उससे आगे बढ़ के उनको पॉलिसीज बनानी चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन साल के 12 महीने रहता है। ठीक है, सो ये था पैसेज। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज फॉर कंसर्न रिगार्डिंग दिल्लीज एयर पोल्यूशन मेंशन इन द पैसेज। दिल्ली के एयर पोल्यूशन के बारे में जो कॉज ऑफ कंसर्न है, चिंता का विषय है, वो क्या है। द डिलेड अराइवल ऑफ सीवियर पोल्यूशन, की जो सीवियर पोल्यूशन है वो बहुत देरी से आया है, तो ये चिंता का विषय है नहीं। एवरेज पोल्यूशन के लेवल में चेंज आ गया है, उसमें बढ़ोतरी हो गई है। द इनफेक्टिवनेस ऑफ स्मॉग टावर्स इनकरेक्ट है। द राइज इन एवरेज पोल्यूशन लेवल्स डिस्पाइट अ फॉल इन पीक लेवल्स, बिल्कुल करेक्ट है कि सबसे मैक्सिमम लेवल तक कितना पोल्यूशन जाता है उसमें कमी आई है, क्योंकि बोला ना कि पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वहाँ पे स्टबल बढ़ने की घटनाएं जो हैं वो कम हुई हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। According to the passage, what does the continued poor air quality in Delhi past the crop residue burning season emphasize? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार जो निरंतर खराब एयर क्वालिटी है दिल्ली में, वो भी क्रॉप बर्निंग सीजन से भी बाद में,
उसके बारे में क्या कहा गया है। तो बेसिकली इससे ये दर्शाया जाता है कि हमारे को लॉन्ग टर्म पॉलिसी अप्रोच लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि बस इस पर्टिकुलर सीजन में, साल में, जैसे एक हम अभी बीच में हमने कोरोना को नॉर्मलाइज कर दिया था कि अब तो ऐसा हो गया, मान लो ज़्यादातर जो आप बड़े बुजुर्गों की बात सुन रहे थे या जो आम जनमानस है जो इतने पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे हैं भी बट जो इतना ज़्यादा अप टू डेट नहीं रहते चीज़ों से, वो लोग क्या बोल रहे थे कि अब तो ये कोरोना भी सीजनल हो गया है, साल में एक बार तो किसी ना किसी को घर में होएगा ही होएगा, ये तो नॉर्मल सर्दी जुकाम की तरह हो गया है। वैसे ही ऐसा लगता है कि हमारी सरकारों ने मान लिया है कि एक पर्टिकुलर सीजन, जब फसल की कटाई के बाद का जो रेजिड्यू जलाने वाला सीजन होगा, उस सीजन में पोल्यूशन आएगा ही आएगा, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा लग रहा है। जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक्सपर्ट्स पहले से ही ये सचेत कर रहे हैं कि ये केवल सीजनल समस्या नहीं है और आपको इसके लिए प्रॉपर कुछ पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो सीजनल अप्रोच से परे हो। द नीड फॉर स्ट्रक्चर मॉनिटरिंग ऑफ क्रॉप बर्निंग, तो क्रॉप बर्निंग में काफ़ी हद तक कमी आई है, ऐसा इस पैसेज का कहना है। द नेसेसिटी ऑफ अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी अप्रोच, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Based on the passage, what can be inferred about Delhi's current strategy to combat air pollution? दिल्ली की जो करंट स्ट्रैटेजी है एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए, उसके बारे में हम क्या समझ सकते हैं। Reliance on short-term emergency measures is inadequate for solving the air pollution crisis. करेक्ट है ये चीज़ कि अगर हम शॉर्ट टर्म मेथड्स के ऊपर अपना भरोसा दिखाते हैं, इमरजेंसी मेजर्स के ऊपर अपना भरोसा दिखाते हैं, तो वो पर्याप्त नहीं है, राइट। क्योंकि एक्सपर्ट्स बार बार रिपीटेडली ये चीज़ कह रहे हैं कि आपको लॉन्ग टर्म अप्रोच रखनी पड़ेगी या उस तरीके की पॉलिसी डिज़ाइन करनी पड़ेगी। और इस बार जो सीजन से भी, क्रॉप बर्निंग सीजन से भी बाद में जो हमें देखने मिल रहा है इतना ज़्यादा पोल्यूशन, वो यही दर्शाता है कि एक्सपर्ट्स वर राइट, इट इज़ नॉट अ सीजनल disease or seasonal something that the environment or the people are dealing with. It is a crisis that needs to be addressed with long term policy measures. So option A is correct. Arrange the following events in the correct chronological order as mentioned in the passage. पैसेज में इनकी जो क्रोनोलॉजी बताई गई है कि कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना बाद में हुई, इसके बारे में आपको बताना है। द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट रिप्लेस द ईपीसीए। अब ईपीसीए 3 साल पहले रिप्लेस किया गया था कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं कंपेयर करने के लिए कि कौन सी पहले हुई है। द दिल्ली गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंटेड विद स्मॉग टावर्स एंड वाटर स्प्रिंकलर्स। तो ये तो भी रिसेंट कुछ सालों में जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, राइट। 3 साल पहले जो हुआ था उसके बीच, उसी दौरान में रिसेंट सालों में ये घटना हुई है, राइट। तो यानी कि ये जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है वो पहले रिप्लेस किया गया है, उसको उसने पहले रिप्लेस किया है ईपीसीए को, और ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये अब कर रहे हैं। तो यानी कि 2 से पहले 1 आएगा। अब 2 से कितना पहले 1 आएगा, बीच में और कोई स्टेटमेंट आएगा, वो हम देखते हैं। द टेम्परेचर इन डेली डिप्ड बिलो नॉर्मल फॉर द फर्स्ट टाइम दिस विंटर। ये तो अभी की बात करें ना, कि इस सीजन की बात करें। Delhi's air quality index registered as severe for the first time this season। ये भी अभी की बात करें, इस सीजन की बात करें, ठीक है। तो पहले उनने विंटर की बात करी ना कि इस विंटर में सबसे कम डिप हुआ, उसके बाद उनने बात करी कि भाई सीवियर था, राइट। तो हमारा अरेंजमेंट चल रहा है 1 2 3 4, यानी कि फर्स्ट जो है स्टेटमेंट, ये हमारी फर्स्ट घटना हुई है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं दिल्ली में अलग अलग। इस सब के बावजूद इस साल का सबसे ख़राब जो एयर क्वालिटी है वो रिकॉर्ड किया गया। वेडनेसडे को टेम्परेचर लो हुआ, उसके साथ ही साथ सबसे ख़राब जो है पोल्यूशन भी देखा गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए इज करेक्ट। डिटीरियोरेशन का हमें एंटोनिम बताना है। डिटीरियोरेशन का मतलब होता है स्थिति का खराब होना, बदतर होना। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, बेहतर होना। फर्स्ट, द ऑनसेट ऑफ द कोल्ड वेदर वॉज अकम्पनीड बाय अ डिटीरियोरेशन इन द सिटीज एयर क्वालिटी। उसकी खराब में उसके जो एयर क्वालिटी है उसके और ज़्यादा दूषित होने में कहा गया था। फर्स्ट है इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट मतलब बेहतर होना, तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Enlightenment comes when one dash work through and dash subhuman, human and also some superhuman parts of being। बोल रहे हैं एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट मतलब क्या है, ज्ञान जो होता है,
आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो कब आता है, जब कोई व्यक्ति, मतलब कोई व्यक्ति डैश कर ले, कुछ कर ले, वर्कड थ्रू, काम किया हो उसने, एंड डैश सब ह्यूमन, और साथ ही साथ सब ह्यूमन। सब ह्यूमन क्या है कि जो पूरी तरीके से इंसान नहीं है, या इंसान है, या फिर सुपर ह्यूमन है, उसके अंदर की आत्मा या पार्ट्स ऑफ बीइंग, मतलब किसी व्यक्ति के अंदर का सब ह्यूमन, ह्यूमन और सुपर ह्यूमन पार्ट को कंट्रोल करने की बात हो सकती है। You realize that everything that has existed continues to exist and will come into existence is a dash of the divine, बोल रहे हैं। फिर आपको एहसास होता है कि जो भी चीज़ अभी तक हुई है, जो अभी है, या जो होगी, वो सब क्या है, डैश, इज अ डैश ऑफ डिवाइन, इज अ फॉर्म ऑफ डिवाइन हो सकता है, इज अ डिसेंडेंट ऑफ डिवाइन हो सकता है, कि वो परमात्मा की देन है, उसकी संतान है, या उसी से जन्मी है। Those who have experienced this and are constantly dash in it, वो लोग जिन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है या फिर निरंतर इसी में जी रहे हैं, choose to guide others out of compassion and a sense of duty, वो दूसरों को भी प्रेम स्वरूप, या कह ले उसके प्रति प्यार के वजह से, या फिर एक जिम्मेदारी के दायित्व के तौर पर दूसरों को भी ये ज्ञान देना चाहते हैं। Many seekers surrender to such a guru in deep dash hoping to gain salvation। बहुत सारे जो व्यक्ति हैं, सीकर कौन होते हैं, सीकर होते हैं जो खोज रहे हैं। अब क्या खोज रहे हैं, जो अध्यात्म खोज रहे हैं, जो ध्यान खोज रहे हैं, जो आंसर्स खोज रहे हैं, इस जीवन के जो आंसर्स हैं। अब ये नहीं कि आपके पेपर में कोई क्वेश्चन पूछा उसका आंसर नहीं, वो नहीं है सीकर। सीकर वो हैं जो वास्तविकता चाहते हैं, जो हमें सच झूठ के ज्ञान से अवगत कराए, जो हमें भ्रम के जाल से मुक्त कराए। तो उसकी बात करें सीकर, कि जब कोई सीकर जो है सरेंडर कर देता है, खुद को समर्पित कर देता है ऐसे गुरु को, इन डीप, डीप मतलब बहुत गहरे डैश में, होपिंग टू गेन साल्वेशन। साल्वेशन क्या होता है, अध्यात्म पाना, या फिर शांति पाना, या फिर मोक्ष। साल्वेशन इज मोक्ष, मोक्ष को प्राप्त करना। People hold a deep faith that come what may, a yogi can never go wrong। लोगों के अंदर ये बहुत विश्वास है, बहुत गहरा विश्वास है, कि चाहे कम वॉट में, मतलब चाहे जो हो जाए, कोई योगी है वो कभी गलत नहीं हो सकता। Enlightenment comes when one dash worked through one वर, वर मतलब पास्ट की बात है, हम पास्ट की बात नहीं कर रहे, वॉज मतलब ये पास्ट की बात है। हैव क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हैव एक प्लूरल वर्ब है, ठीक है। लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है, वन, वन मतलब एक। तो कोई एक व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति ढूंढ रहा है, जो व्यक्ति इन चीज़ों से गुजर चुका है, उसको ही एनलाइटमेंट मिलता है। तो सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, तो ऑप्शन डी हैज इज करेक्ट। हैज वर्क थ्रू एंड dash subhuman, human and also some superhuman parts of being। ट्रांसेंडेड, ट्रांसेंडेड का मतलब होता है किसी सीमा या स्थिति से ऊपर उठना, उससे परे करना। तो जब वो इन सब स्थितियों से ऊपर उठ चुका है तब की बात करें। ट्रांसग्रेस्ड, ट्रांसग्रेस्ड का मतलब होता है उल्लंघन करना। ट्रांसफिगर्ड मतलब कि कुछ रूप बदलना, कुछ रूप परिवर्तित करना। और अनबाउंडेड मतलब असीमित। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों से परे की बात करें, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। You realize that everything that has existed, continues to exist and will come into existence is a dash of divine, is a ramification। ramification का मतलब होता है किसी चीज़ का रिजल्ट, किसी चीज़ का परिणाम। मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन मतलब कोई हेर फेर करना। मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट मतलब कुछ स्पष्ट रूप से खुद से रचना, है ना, कोई ऐसी रचना, कोई ऐसी चीज़ जो आपने मैनिफेस्ट करी हो, यानी कि आपने खुद उसको बनाया है, खुद उसको चाहा है अपने जीवन में। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन उस प्रक्रिया को बोलते हैं, मैनिफेस्ट करने की प्रक्रिया को मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। तो इज अ मैनिफेस्ट, ये सब चीज़ें क्या है, मैनिफेस्टेशन है किसका, डिवाइन का, परमात्मा का। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Those who have experienced this and are constantly dash in it, dwelling, dwelling मतलब उस चीज़ के अंदर स्थायी रूप से लगातार सोचते रहना, परमानेंटली उसी के बारे में सोचते रहना। तो उसी में वो जी रहे हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं, ड्वेलिंग।
अनवेलिंग, अनवेलिंग मतलब किसी चीज़ का अनावरण करना, किसी चीज़ का प्रकट हो जाना। कंपेलिंग, कंपेलिंग मतलब कि मजबूर करना। और रंबलिंग, रंबलिंग मतलब गड़गड़ाहट की आवाज़। तो यहाँ पे ड्वेलिंग की बात की जा रही है कि जो लोग उसी में जीते हैं, निरंतर उसी के बारे में सोचते रहते हैं, वो दूसरों को भी उसके बारे में समझाते हैं, सिखाते हैं। Many seekers surrender to such a guru in deep dash, किस चीज़ में करते हैं सरेंडर इन डीप? फर्स्ट है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन क्या होता है? नेगोशिएशन होता है जब आप किसी के साथ में कुछ मोल भाव कर रहे हैं, कुछ सौदा कर रहे हैं। प्रोलिफरेशन मतलब तेजी से किसी चीज़ की वृद्धि होना। वेनरेशन, वेनरेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा श्रद्धा भाव से, बहुत ज़्यादा सम्मान से। और डिनाउंसिएशन का मतलब होता है निंदा करना। तो जाहिर सी बात है वो बहुत गहरी श्रद्धा से करेंगे, तो वेनरेशन ऑप्शन सी इज करेक्ट। देयर इज़ नो वे आई कैन स्वॉलो द घासली मेडिसिन, कोई भी तरीका नहीं है कि मैं इतनी घासली, घासली का मतलब होता है डरावनी, मेडिसिन को मैं निगल सकूं। प्लेजेंट, प्लेजेंट मतलब सुहानी, बहुत ज़्यादा सुखद। एग्रीबल, एग्रीबल मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर सहमति हो सभी की। कंफर्टिंग, कंफर्टिंग मतलब आराम देने वाले। और हॉरिबल मतलब बहुत डरावनी। तो ये मेडिसिन बहुत डरावनी को मैं नहीं खा सकती। माई सिस्टर्स पेंटिंग्स वर डैश एट द नेशनल म्यूजियम अपॉन डिस्प्ले, जो व्यक्ति हैं उसकी बहन की जो पेंटिंग्स हैं वो डिस्प्ले पे लगाई होंगी, ठीक है, नेशनल म्यूजियम में। तो जब आप कोई चीज़ को डिस्प्ले पे लगा रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? ऑन डिस्प्ले, ना कि अपॉन डिस्प्ले। तो क्या होंगी? ऑप्शन सी, ऑन डिस्प्ले। स्टिक टू वंस गन्स, स्टिक टू वंस गन्स का मतलब होता है कि एकदम वफादार रहना किसी चीज़ के प्रति, ट्रुथफुल रहना, ऑनेस्ट रहना, फेथफुल रहना। टू शूट एट, किसी के ऊपर हमला करना गोलियों से। टू रिमेन फेथफुल टू, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। रेलेवेंट, रेलेवेंट का मतलब होता है किसी चीज़ से जुड़ा हुआ, उससे संदर्भ रखने वाला या उसके अनुरूप। तो रेलेवेंट की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। इमिग्रेट, इमिग्रेट का मतलब क्या होता है? इमिग्रेट का मतलब होता है जब आप एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं स्थायी रूप से रहने के लिए, है ना, इमिग्रेट। सो इसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। IMMIGRATE, इमिग्रेट। Option B is correct. The city of Hyderabad is located on the heart of from Telangana. अब ऑन दी हार्ट उसके ऊपर नहीं बनी हुई है, शहर के दिल के ऊपर नहीं बनी हुई, वही शहर का दिल है। जब आप बोलना चाहते हैं ना किसी चीज़ का दिल है वो, दैट मीन्स वो उसका सेंटर ऑफ पॉइंट, सेंटर पॉइंट है, उसका केंद्र बिंदु है। तो जो हैदराबाद का शहर है वो तेलंगाना के दिल में बना हुआ है, यानी कि इसके बिल्कुल सेंटर में बना हुआ है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ तेलंगाना, ना कि फ्रॉम, ना कि ऑन। इन the heart of Telangana, of the heart in, with the heart in the heart of Telangana. Option C is correct. I was looking for a barren seat in the bus but could not find one. Barren का मतलब होता है बंजर। तो आप बंजर सीट को तो नहीं ढूंढ रहे होंगे, लेकिन आप बस में क्या ढूंढ रहे होंगे? खाली जगह ढूंढ रहे होंगे ताकि आप उसमें बैठ सके। तो खाली जगह को बोलते हैं वेकेंट। क्या बोलते हैं? वेकेंट, VACANT। तो कौन सी सीट होगी? वेकस सीट नहीं होगी, हॉलो सीट नहीं होगी, वेकेंट सीट होगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फ्रिवॉलिटी, फ्रिवॉलिटी का मतलब होता है छिछोरापन, ठीक है, जिसमें गंभीरता ना हो। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फर्स्ट है मीनिंगफुल, मीनिंगफुल मतलब काफ़ी ज़्यादा सार्थक, काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंस का मतलब होता है गैर महत्वपूर्ण, जो कि महत्वहीन है, जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो फ्रिवॉलिटी भी वही चीज़ है। आप आवारागर्दी कर रहे हो बिना किसी बात के, आप बाहर घूम रहे हो, तो वो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं कर रहे, राइट। सो ऑप्शन बी इनसिग्निफिकेंस इज करेक्ट। सब्सटैंशियल मतलब महत्वपूर्ण, और कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम। कंटामिनेट का एंटोनिम बताना है। कंटामिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को दूषित कर देना, ठीक है। शी स्पेंड द एंटायर नाइट वर्किंग नॉन स्टॉप टू क्लीन द ब्लड स्टेन्स फ्रॉम द रग। तो दूषित का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? साफ। तो क्लीन क्या है? इसका एंटोनिम है। सो ऑप्शन डी क्लीन इज करेक्ट। An imperfect positioning of the sun, earth, and moon results in the
moon passing through only part of earth's umbra resulting in partial lunar eclipse। अब ये lunar eclipse की जो स्थिति है उसको बता रहे हैं, तो इसमें उनकी पोजिशनिंग की बजाय हम क्या बताएंगे, उनका अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब वो जब एक रेखा में आते हैं, किस सीधी रेखा में होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब सन, अर्थ, मून इस रेखा में होते हैं तो एक कोई एक्लिप्स बनता है, और जब सन, मून और अर्थ होते हैं तब एक दूसरा एक्लिप्स बनता है। एक सोलर एक्लिप्स होता है, एक लूनर एक्लिप्स होता है। मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है दोनों में, अगर आपको किसी को याद है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि सन, अर्थ और मून ये पोजिशनिंग होने पे कौन सा एक्लिप्स बनता है, और सन, मून और अर्थ होने पे कौन सा एक्लिप्स बनता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, उनका अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट मतलब कि वो किस रेखा में है, एक सीधी रेखा में होता है जब, ठीक है। तो इम्परफेक्ट पोजिशनिंग या इम्परफेक्ट अलाइनमेंट, इम्परफेक्ट रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मतलब घूमना, अलायंस मतलब संबंध, दोस्ती, अलाइनमेंट से सीमा रेखा, सीधी रेखा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हैव अ बी इन योर बॉनेट। हैव अ बी इन योर बॉनेट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में चिंता करना या किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाना, ठीक है। अनेबल टू स्टे एट अ प्लेस फॉर लॉन्ग, इनकरेक्ट है। हैविंग अ क्रूअल इंटेंशन और ग्रज अगेंस्ट समवन, इनकरेक्ट है। बी प्री ऑक्यूपाइड और obsessed with something, ऑप्शन सी इज करेक्ट। The new chief is gifted at the power of eloquence। है जो नया चीफ है उसके पास में बहुत ज़्यादा कुशलता है किस चीज़ की, एलोक्वेंस का मतलब होता है एकदम फ्लुएंसी। और चाहे वो राइटिंग में हो, जो चाहे वो स्पीकिंग में हो, पर उसके पास में बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी है, ठीक है। तो गिफ्टेड एट नहीं होता, गिफ्टेड विद होता है। आप किसी चीज़ का अगर आपके पास में गिफ्ट है तो आप गिफ्टेड विद हो किसी पावर से। गिफ्टेड अमंग नहीं होगा, गिफ्टेड ऑफ नहीं होगा, गिफ्टेड फॉर नहीं होगा, क्या होगा, गिफ्टेड विद द पावर ऑफ एलोक्वेंस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंथनी ट्रोलोप वॉज एन इंडस्ट्रियस एंड डिसिप्लिन राइटर। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती। आप याद कैसे कर सकते हो, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मजदूरी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियस मतलब जो इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मेहनत काम कर रहा है वो हो गया इंडस्ट्रियस, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान। तो एंथनी ट्रोलोप जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनती और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन राइटर थे। डिसिप्लिन मतलब कुछ अनुशासनों का पालन करने वाले, ठीक है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, फर्स्ट है लेजी। मेहनती का उल्टा तो लेजी होता है कि एक व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा मेहनत करे, दूसरा बड़ा आलस से पड़ा हुआ है। स्किटिश, स्किटिश का मतलब होता है चंचल, अभी मन यहाँ कर कभी मन वहाँ। एग्जॉस्टिंग मतलब थकावट भरा, और डिजी मतलब चक्कर आना। सो यहाँ पे ऑप्शन ए लेजी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, मिजरेबल। मिजरेबल के स्पेलिंग जो है करेक्ट है। मिजरेबल का मतलब होता है बहुत ही बुरा, ठीक है। लिटरेचर, लिटरेचर के स्पेलिंग इनकरेक्ट है। लिटरेचर होता है जो हमारा, जैसे जो भी हमारी भाषाएं होती हैं, राइट, उनके अंदर जो जो कुछ लिखित में चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ काव्य हैं, कविताएं हैं, कहानियां हैं, वो क्या है, लिटरेचर है, ठीक है। सो LITERATURE, लिटरेचर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। शेड्यूल, स्केड्यूल, स्केड्यूल का मतलब होता है जो एक टाइम टेबल आपका बना हो कि आपने किस समय पे क्या काम करना है। और रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन का मतलब होता है, देखो दो चीज़ें होती है, रिफॉर्म्स मतलब कुछ बदलाव लाना, और रिफॉर्मेशन मतलब किसी चीज़ को दोबारा बनाना। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फास्टिडियस, फास्टिडियस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो इन डिटेल चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान रखता हो, बारीक से बारीक चीज़ों के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर रहा हो, करने वाला हो, ठीक है। कंसर्न हो एक्यूरेसी के बारे में, डिटेल के बारे में। एंटोनिम क्या हो जाएगा, फर्स्ट है लेट, लेट मतलब देर से। स्कर्पलस, स्कर्पलस मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ईमानदार। लैक्स, लैक्स मतलब ढीला ढाला सा, उसको ज़्यादा परवाह नहीं है कि कहाँ गलतियाँ हो रही है कहाँ नहीं। स्पीडी मतलब बहुत तेज़ी से काम करने वाला। सो ऑप्शन सी, लैक्स इज द एंटोनिम फॉर फास्टिडियस। The recent cloudburst completely dismantled the village and its people। तो जब रिसेंटली क्लाउड बर्स्ट हुआ तो पूरे गांव के लोग डिसमेंटल हो गए, और उसके पूरा गांव और उसके लोग जो है डिसमेंटल हो गए। तो डिसमेंटल होने के बदले हम क्या लिखेंगे, वो लोग बिखर गए। बिखरने का मतलब क्या हुआ कि वो लोग इधर उधर उनको जाना पड़ा, एक दूसरे से सेपरेट होना पड़ा। तो यानी कि टुक बैक इनकरेक्ट है। टुक अपार्ट, टुक बैक का मतलब होता है वापस लेना। टुक अपार्ट का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना।
टुक अप मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना, और टुक आफ्टर मतलब किससे मिलना। तो यहाँ पे वो सब बिखर गए, तितर बितर हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, टुक अपार्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।